और अगर ये झूठा है तो इसके लिए सजा भी तू ही तजवीज कर। और प्रोफेसर हसीन आंखें मेरी तरफ उठ गई, खोई खोई आंखें, शहर में डूबी हुई ये आंखें मुझे देखती रहीं। और फिर एक सवाल उपरा, अजनबी तू कौन है? शैमूना का मेहमान। क्या सांभारे की जमीन इस कदर तंग है कि वो एक मेहमान बर्दाश्त नहीं कर सकती? मैंने बेबाकी से कहा, हम अजनबियों को अपने दरमियान जगह नहीं देते। शैमूना ने कहा, मैं आवारागर्द हूँ, जो जमीन पर जगह नहीं मिलती वहां जगह हासिल कर लेता हूँ। तेरी बस्ती मेरी पसंद है, कुछ रोज यहाँ कायम करूंगा, जिस मकसद के तहत आया हूँ वह हासिल करूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊंगा। तेरा मकसद क्या है अजनबी? मेरा पनाह में आया हुआ एक शख्स तेरा कैदी है, उसे रिहा कर दे। कौन है वो? क्या नाम है उसका? हाफू। लेकिन ये तो हमारा गुलाम है, उसने मलका के हुक्म से गद्दारी की है। इसने खुद को नैमून के सामने पेश नहीं किया और जिसके नतीजे में नैमून ने बहुत से इंसानों को हलाक कर दिया। यह हमारा मुजरिम है, हम इसे सजा देंगे। और फिर ये तेरी पनाह में कैसे आया? एक राह गुजर पर ये और उसके साथी बेबस खड़े थे। मैंने ऐलान किया कि मैं इनका मुहाफिज हूं और फिर मैं इन सबको अपने साथ ले गया। एक राह गुजर पर ये और उसके साथी बेबस खड़े थे। मैंने ऐलान किया कि मैं इनका मुहाफिज हूं और फिर मैं इन सबको अपने साथ ले गया। नैमून भी अगर इन्हें मुझसे छीनने आता तो मैं उसे हलाक कर देता। मैंने सोचा नैमून से तेरी जमीन को पाक कर दूं और मैं बचने वालों में से हाफू को लेकर नैमून की तलाश में निकला। लेकिन कैसी अनोखी बात है कि तूने और तेरे जवानों ने उसे पसंद नहीं किया। अपनी बातों पर गौर कर अजनबी, सो क्या तू कहर के देवता को हलाक करने का दावा करके कुफर नहीं बकरा? क्या उसके बाद तेरे लिए कोई सजा तजवीज ना हो? दे सकती है तो सिर्फ एक सजा दे दे शैमूना। क्या सजा पसंद करेगा? मुझे नैमून के सामने पहुंचा दे, मैंने कहा। उसके ठिकाने ना मालूम है, वरना तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी की जाती। और फिर शैमूना के दरबार इसलिए नहीं होते कि वो मुजरिमों को मोहलत दें। तेरे लिए सजा तजवीज कर ली गई है और तुझे सजा दी जाएगी। मेहमानों को सजा नहीं दी जाती शैमूना, हमने तुझे मेहमान तस्लीम नहीं किया, इसलिए मुकद्दस गहराइयां तेरा मुकद्दर बनेगी। जा इन गहराइयों को अपना ले, तेरे लिए मुनासिब सजा है। शैमूना के मुंह से आखिरी अल्फाज निकले। और प्रोफेसर, ये बात वाकई मैंने नहीं सोची थी कि ये चट्टान जिस पर मैं खड़ा हूं किसी मैकेनिज्म के तहत रुकी हुई है। मुझे तो इस वक्त एहसास हुआ जब चट्टान अचानक झुक गई। भला इस झटके के बाद मैं क्या तवाजुन बरकरार रख सकता था, या ऐसी कौन सी जद्दोजहद कर सकता था जो खुद को इन गहराइयों में गिरने से रोक सकूं, जिनके बारे में कोई अंदाजा नहीं था। खा मुझे अपना कोई ख्याल नहीं था। तारीख खलाओं से नीचे जाते हुए मैं आंखें फाड़ फाड़ कर कतीला के जिस्म की चमक तलाश कर रहा था, ताकि अगर वो मेरे करीब से गुजरे तो उसे पकड़ लूं। उसकी दिलदोज चीख की लकीर मैंने बहुत ऊपर सुनी थी, गहराई सी गहराई थी। ऐसा लग रहा था जैसे खला का ये सफर कभी खत्म न होगा, लेकिन बिलाखिर इस सफर का इख्तिताम हो गया। पत्थर नुकीले थे और मेरे जिस्म में खूब जोर से चुपे, लेकिन चंद साथ के बाद मैं खड़ा हो गया। मुझे कतीला के जिस्म की तलाश थी। वो कहाँ गिरी? बदनसीब लड़की, मौत उसका मुकद्दर ही बन गई थी। अगर मैं उसे वहां छोड़ देता तब भी कालूस उसे मार डालता। यहां भी मौत उसे ले आई थी, लेकिन इस शक्युल कल्ब मलका पर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। इतनी हसीन लेकिन ऐसी संग दिल। मैंने चारों तरफ देखा, लेकिन कतीला का बदन कुर्बो जवार में नहीं था। तब मैं एक जगह खड़े होकर उसका जायजा लेने लगा। अचानक मुझे अपनी पूंछ पर आहट महसूस हुई और मैं चौंक कर पलटा। कतीला का हल्का फुल्का जिस्म अब नीचे पहुंचा था और टुकड़ों में तकसीम हो गया था। मर तो वो पहले ही गई होगी। बुलंदियों से नीचे तक के सफर ही में जिंदगी बचना मुमकिन नहीं थी। मैं उसके नजदीक पहुंच गया। रंगीन कपड़े, कुचली हुई हड्डियों से उबलता हुआ खून, बस और कुछ नहीं था। मैंने एक ठंडी सांस ली। मेरा कुर्ब बहुत कम लड़कियों को रास आया था, लेकिन शैमूना हसीन औरत, बेशक मैं तुझे पसंद करने लगा हूँ। बिलाशुबा मैं तेरे कुर्ब का ख्वाहिशमंद हूँ, लेकिन तूने जो कुछ किया है इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। मैंने दांत पीसते हुए कहा और फिर अपने जिस्म पर रेंगने वाले किसी चीज को पकड़ लिया। खासा मोटा कीड़ा था, अजीब सा लगा। मैंने उसे हथेली पर रखा, फिर करीब से देखा। चार रंग का एक खौफनाक बिच्छू था और सख्त हैरान था कि ये कौन सी शय मुतहर्रिक है जिस पर बार बार डंक मारने के बावजूद इसका कुछ नहीं बिगड़ा। हालांकि इन बिच्छुओं में से था जिनके डंक मारने से पत्थर संखिया बन जाता है। मैंने उसे एक तरफ फेंक दिया और फिर मैं उस जगह से उठकर आगे बढ़ गया और देखने से अंदाजा होता था कि यह एक अजीम शान गार है जो पहाड़ों से शुरू होता है और जमीन की गहराइयों में चला गया है। देखिए यह कितना तवील है और इसमें कौन सा रास्ता ऊपर पहुंचने वाला है भी या नहीं। चारों तरफ नुकीले पत्थर बिखरे हुए थे जिनके दरमियान लंबे डंक मारने वाले स्याह बिच्छू रेंग रहे थे। कई बार ये बिच्छू मेरे कदमों के नीचे आए। इन्होंने अपनी कोशिशें की लेकिन नाकाम रहे, लेकिन मैंने उनकी तरफ तवज्जो नहीं दी। रात गुजरती रही और फिर मैं दिन की रोशनी के इंतजार में बैठ गया। रोशनी होने के बाद ही को कदम उठाना मुनासिब होगा। वैसे जितनी गहराई में मैं पहुंच चुका था इसे तय करना आसान काम नहीं था। मुझे खासी जद्दोजहद करनी होगी। ये बात जद्दोजहद के बाद ही तय करनी थी कि इन लोगों के खिलाफ मेरा गुस्सा क्या
हैसियत इख्तियार कर सकता है। मैं एक नुकीले पत्थर से पूछ टिकाकर बैठ गया और मैंने आंखें बंद कर ली। रोशनी निकलने तक मैं ऊँगता रहा और फिर जब गार में भी सुबह हो गई तो मैंने आंखें खोल दी। एक भयानक मंजर मेरे सामने था। बेहद खौफनाक गार था। इंतहाई कुशादा पत्थरों से वीरानी बरस रही थी। यहाँ बेशुमार स्याह मखलूक मौजूद थी, छोटी बड़ी हर एक अपने ज़ौम में। मेरे गिर्द उनकी पूरी कौम जमा हो गई थी और वह हैरान थे कि यह क्या अशया है जो जानदार है लेकिन पत्थर की तरह बेहिस्स है। मैंने एक बड़ा पत्थर उठाकर उन पर दे मारा। बेशुमार बिच्छू पत्थर के नीचे आकर कुचले गए और उनमें भगदड़ मच गई। मैंने दूसरा पत्थर उठाया और फिर तो ये चालाक हशरातुल अर्ज़ बुरी तरह भागने लगे और जरा सी देर में मैदान साफ हो गया। तब मैं उठा। मैं एक बार फिर बदनसीब कतीला की लाश देखना चाहता था और मैंने उसकी तलाश में चारों तरफ निगाहें तुड़ाई, लेकिन न जाने उसकी लाश कहाँ गई। कहाँ कुछ दूर मुझे एक रंगीन कपड़ा जरूर नजर आया और मैं उसकी तरफ बढ़ गया। तब पत्थरों के दरमियान मैंने एक नीले रंग का स्याल बहता देखा जिसमें बुलबुले से उठ रहे थे और चंद साथ के बाद सूरत हाल मेरी समझ में आ गई। नाकाम रहने वाले बिच्छू कतीला के मुर्दा जिस्म से शुगल कर रहे थे, चुनाचे उसकी हड्डियों का बुरादा भी उसके जिस्म के पानी में शामिल हो गया था और अब कतीला का कोई वजूद नहीं था। बदनसीब लड़की, मैंने एक ठंडी सांस लेकर कहा, लेकिन रास्ता। और अब मैं संजीदगी से ऊपर जाने वाला रास्ता तलाश करने लगा। इन सपाट दीवारों पर चढ़ना बेहद मुश्किल काम है। मुझे किसी नोकीली पत्थर की मदद से इन चट्टानों में सुराग करने पड़ेंगे। इस तरह मैं दीवारों का ये तवील फासला तय कर सकूंगा। मैंने सोचा इस काम की तवालत का मुझे एहसास था, लेकिन बहरहाल करना ही था। मैं गार के आखिरी सिरे तक पहुंच गया और फिर मैं गार की दीवारों को टटोलने लगा। इन दीवारों में सुराग करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मुझे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। तब मैंने एक इंतहाई सख्त पत्थर का इंतखाब किया। उसकी जड़ जमीन में दफन थी, लेकिन मैं तैश में था। मैंने पत्थर को गिरफ्त में लेकर जोर लगाया और पत्थर जड़ से उखड़ गया। उसके साथ ही बिच्छुओं का एक गिरोह भर्रा मार कर निकला और मेरे पैरों के ऊपर से गुजरता हुआ मुंतशिर हो गया। मैंने पत्थर दोनों हाथों में पकड़ा और अब मैं इसे लिए हुए गार की दीवार में नर्म और मुनासिब जगह तलाश करने लगा। गार का पूरा चक्कर लगाते हुए मेरी निगाह एक उभरी हुई चट्टान पर पड़ी। ये चट्टान गोल थी और इसकी खसूसियत ये थी कि इसके किनारे खाली खाली से थे। मैं इसे गौर से देखने लगा। ये खाली किनारे ये मुझे शुबे में मुब्तला कर रहे थे। मैंने वजनी पत्थर नीचे रख दिया और चट्टान को टटोलने लगा। फिर मैंने दोनों पंजे चट्टान पर रखे और सीने का जोर मुजतमा करके चट्टान पर कुव्वत आजमाई की। और प्रोफेसर मेरी खुशी की इंतहा न रही। कोई पत्थर एक धमाके से टूटा और चट्टान घूम गई। अंदर खला नजर आ रहा था। मैंने बेधड़क उस खला में हाथ डाल दिए और चट्टान को अपनी तरफ खींचने लगा। यकीनन ये कोई सुरंग थी जिसके मुंह पर तो ये चट्टान खुद ब खुद आ गई थी, या फिर ये कोई बाकायदा दरवाजा था। चट्टान इस कदर घूम गई कि मैं उसके दूसरी तरफ जा सकता था। चुनाचे मैंने जिस्म सुकेड़ा और चट्टान के रखने से दूसरी तरफ पहुंच गया। और यह इस वक्त कोई अजनबी इमदाद थी जो मुझे मिली। चट्टान के दूसरी जानिब तो एक लंबी सुरंग थी। मैं खुशी से उछल पड़ा। फिर मैंने चट्टान को खिसकाकर उसकी जगह जमा दिया और सुरंग में आगे बढ़ने लगा। सख्त तारीख सुरंग थी, लेकिन काफी कुशादा और ऊपर की तरफ जाने वाली। मेरा सर दीवार से नीचा था, इसलिए मैं बासानी इसमें चल रहा था, लेकिन सुस्त रफ्तारी मुझे पसंद नहीं थी। मैं जल्द अज जल्द इसके दूसरे सिरे को पाना चाहता था। चढ़ाई के सफर में मैं बरक रफ्तारी से दौड़ने लगा। इस वक्त मैंने अपनी सारी पोशीदा कुव्वतों को आवाज दे ली थी और मेरी रफ्तार इस कदर तेज थी कि क्या कोई घोड़ा किसी मैदान में दौड़ा होगा। यहां तक कि मैं एक दो शाखे के नजदीक पहुंच गया। यहां से सुरंग दो हिस्सों में बट गई थी। मैं रुक गया। कौन सा रुख इख्तियार करूं मैं सोच रहा था, और फिर मैंने एक तरफ जाने का फैसला कर लिया। यहाँ रुकने से क्या फायदा, लेकिन शुक्र है ये शाख तवील नहीं थी और इसका इख्तिताम पत्थर के एक बाकायदा दरवाजे पर हुआ था। मैं दरवाजे पर रुक गया। मैं दरवाजे के रखने से कान लगाकर सुनने की कोशिश की, लेकिन दूसरी जानिब कोई आवाज नहीं थी। तब मैंने दरवाजे को अंदर धकेला, लेकिन वो आसानी से नहीं खुला। तो मैंने उसके रखने में हाथ डालकर उसे अपनी तरफ घसीटा और दरवाजा पत्थर खिसकने की आवाज के साथ खुल गया और मैं उसकी दूसरी तरफ चला गया। एक अजीम शान गार था, लेकिन अजीबो गरीब साजो सामान से आराज था। दीवारों पर जानवरों के सर लटके हुए थे। पत्थरों पर इंसानी हड्डियां और खोपड़ियां सजी हुई थी। रंगीन फरों के बिस्तर लगे हुए थे। पत्थरों के चार ढेर थे। जानवरों की खालों की मुशक में न जाने कैसे कैसे स्याल भरे हुए थे। ये मशकें छत से लटक रही थी। जमीन में गड़े थे और इन गड़ों में आग रोशन थी। बाज गड़ों में रंगीन स्याल खोल रहे थे। मैं ताज्जुब से तमाम चीजों को देखता रहा। फिर मुझे एक सीढ़ी नजर आई जो छत की तरफ जा रही थी, और अचानक कतीला के अल्फाज मेरे कानों में गूंज उठे। कतीला ने मुझे इस राज से आगाह कर दिया था। यकीनन ये कालूस की पुरस्रार तजर्बेगाह थी, जो उसका सैर खाना था। और अचानक ही एक ख्याल मेरे जहन में आया और प्रोफेसर में इस ख्याल से मुसर्रत से उछल पड़ा। बहरहाल ऐसी जगह में आ गया था जहां से बाहर निकलना मुमकिन था। चुनाचा मुझे किस बात की परवाह हो सकती थी। मैंने स्याल के उससे जार की तलाश शुरू कर दी जिसे बदन पर मल कर कालूस आग में घुस जाता था।
गोई सयाल की तलाश मुश्किल थी, मैं सिर्फ अंदाजे से ही यह काम कर सकता था, लेकिन मेरे अंदाजों में सदियों के इंसान का तजर्बा था। मैं सोच सकता था कि ऐसी चीज इंसान कहाँ रख सकता है। चुनाचे तलाश के बाद मुझे ऐसी जगह मिल गई जहाँ कालूस के मखसूस लिबास रखे हुए थे। यहाँ वो लिबास तब्दील करता था और यकीनन वो जार यहीं कहीं होना चाहिए, क्योंकि जल्दी में तैयार होने वाला इंसान सहल पसंद होता है। मेरा अंदाजा गलत नहीं था। मैंने मिट्टी के एक बहुत बड़े जार को देखा। इसके नजदीक ही बहुत से स्याल के कतरे भी जमकर खुश्क हो गए थे। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई, गोया मैंने मुनासिब जगह और मुनासिब चीज तलाश कर ली है। तब मैंने जार खोल कर देखा और इसमें भरे हुए स्याल की बूझ सूंघने लगा। इसके बाद मैं इन दूसरे जारों की तरफ गया जिनमें स्याल भरे हुए थे। मैंने खोल खोल कर देखता रहा। बहुत से स्याल इस स्याल से मुख्तलिफ सी, न जाने वो किस किस काम आते थे। बहरहाल मैंने स्याल से मिलते जुलते एक स्याल का जार उठाया और इस जगह पहुंच गया। मैंने उस जार का स्याल एक मुनासिब जगह फेंक दिया और फिर इस जार में दूसरा स्याल इसी मिकदार में उलट दिया और उसके बाद खाली जार उसकी जगह रख दिया। अगर मेरी चाल कामयाब हो जाए तो मुकद्दस कालूस आजम मजा ही आ जाएगा, मैंने दिल ही दिल में सोचा। और फिर मैं सोचने लगा कि अब मुझे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए। क्या इस जगह से निकलूं जहां कालूस दरबार करता है? लेकिन अचानक मेरे ज़हन में सुरंग की दूसरी शाख आ गई। वो शाख कहाँ निकलती है देखना तो चाहिए, और मैं वापस पथरीले दरवाजे की तरफ चल पड़ा। दूसरे लम्हे उस दरवाजे से मैं निकल आया और अब मैं कार की दूसरी शाख की जानिब जा रहा था। ये शाख काफी तवील थी और खासी बुलंदी की तरफ गई थी। इसका इख्तिताम भी एक वैसे ही दरवाजे पर हुआ था। मैं दरवाजे को खोला और अंदर दाखिल हो गया। पहाड़ों के अंदर खूब दुनिया आबाद की गई थी। इन लोगों ने वाकई इससे कबल मैंने ऐसे पुरस्कार पहाड़ नहीं देखे थे। ये गार भी खासा कुशादा था, लेकिन इसे इंतहाई खूबसूरती से आरास्ता किया गया था। चारों तरफ रंगीन कपड़ों की सजावट की गई थी। फर्श पर एक अजीब किस्म की काई बिछाई गई थी जो खुश्क और बेहद नरम थी। इस पर पत्थर की निशिस्तें थी। सुराखों का इंतजाम ऐसा रखा गया था कि यहाँ खूब हवा आ रही थी और माहौल बेहद खुशगवार था। सामने की दीवार में एक बड़ा और गोल सुराख नजर आ रहा था जो इंसानी हाथों से तराशा हुआ था। शायद किसी दूसरे गार में जाने का रास्ता था। मैंने सोचा और दूसरे रास्ते की तरफ चल पड़ा। सुराख से गुजरकर मैं दूसरी तरफ पहुंचा और फिर ठक गया। यह छोटा सा गार था और यहाँ भी खासी रोशनी थी, लेकिन इसके दरमियान एक संगी हौज था जिसमें शफाफ पानी भरा हुआ था। किनारे पर जड़ी बूटियों की खुशबूदार पानी चमड़े की शीशियों में रखा हुआ था। और अचानक मेरे ज़हन में एक खाना खुल गया। कहीं ये शमूना की रहाइश का तो नहीं है? एक लम्हे के लिए मेरे ज़हन में खुशी दर आई, लेकिन दूसरे लम्हे मैंने शमूना के बारे में बुरे अंदाज से सोचा। ठीक है, वो बेपनाह हसीन है, लेकिन इस कदर संग दिल भी है। उसे इंसानियत से कोई लगाव नहीं है। मुझे उससे मुतासर नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो मिल जाए तो उससे कुछ गुफ्तगू की जाए। मैं उस हमाम से भी गुजर गया और अब मैं दूसरे कमरे में था। मैं उसे कमरा ही कहूंगा क्योंकि गार के मुख्तलिफ हिस्सों को मुख्तलिफ मरहलों में बांट दिया गया था और यह कमरा जबरदस्त आराइशों से मरसा था। दीवारों में नन्हे नन्हे हीरे लगे हुए थे जिनकी वजह से ठंडी रोशनी फैली हुई थी। सुराखों को भी इस तरह मुनव्वर कर दिया गया ताकि सुराख की शुआएं बराह रास्त अंदर न आए। हाँ, हवा आती रहे। और सामने, बिल्कुल सामने एक आरामदेह पत्थर पर, परों के नरम बिस्तर पर मलका शमूना महवे ख्वाब थी। वो हसीन औरत जिसकी एक झलक देखकर मैं भी लर्ज गया था। मेरे ज़हन में मुत्तज़ाद ख्यालात पैदा हो गए। इसके करीब जाऊं या ना जाऊं, उसका हुस्न मुझे मुतासर करेगा और मुमकिन है मैं इसे संगदिली का इंतकाम न ले सकूं। लेकिन इनके अंदर एक और जज्बा भी उभर रहा था। देखूं तो सही, इस कताला आलम को चांद की रोशनी में पहाड़ों को मुनव्वर करने वाली शक्ल नजदीक से कैसी लगती है। और अपने इस जज्बे पर मैं काबू न पा सका और फिर मैं दबे कदमों उसके नजदीक पहुंच गया। प्रोफेसर, यकीन करो ऐसा हुस्न तसव्वुर में भी नहीं आ सकता था। रात को बैरूनी पुरकारियों से आरास्ता थी, लेकिन इस वक्त का हुस्न सादा रात के हुस्न से भी ज्यादा दिल कुताज था। शायद वो गुस्ल करके सोई थी, उसके बाल खुले हुए थे, उसके जिस्म पर बारीक सा लिबास था। उफ, वो नोखेजियत, वो सादगी। चंद लम्हात के लिए मेरा ज़हन मफलूज हो गया, सब कुछ भूल गया। दिल चाहा इस तरह खड़े खड़े सो जाऊं और सदियां गुजर जाएं। मैं उसे देखता रहा, ज़हन बिल्कुल खाली हो गया था। मेरा वजूद गुम हो गया था। प्रोफेसर, अगर मैं गैर मामूली इंसान ना होता तो वहीं खड़े खड़े जान दे देता। ये हुस्न मासूम, ये पाकीज़ा सा चेहरा, इस कदर संग दिल है क्यों? आखिर क्यों? ये कैसे मुमकिन है? मैं दिल थामे उसे देखता रहा, जी ही नहीं भरता था क्या करूं क्या ना करूं। और काफी वक्त गुजर गया, वो इसी तरह सोई रही, बेखबर, पूरी कायनात से बेखबर। तब मैंने एक गहरी सांस ली। मैं उस हसीन लड़की से इंतकाम कैसे लूं? मुमकिन है ये सब कालूस की मकारी हो, वो संगदिली में मुलव्विस ना हो, लेकिन मैंने उसके अल्फाज खुद सुने थे। मैं उसे कैसे इस जुर्म से बरी उल जिम्मा करार दूं? फिर मैं संभल गया। वो वहां से हटने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन फिर सोचा कि इस तरह अहमक बनना मुनासिब नहीं है। हालात का जायजा लेना चाहिए। न जाने ये गार दर गार कहाँ गए हैं। और मैंने इसको आबगाब का दूसरा दरवाजा तलाश किया, लेकिन इस सुराख में कदम रखते ही मैं ठिठक गया। यहाँ दो हसीन लड़कियां मौजूद थीं। वो दोनों धीमे लहजे में गुफ्तगू कर रही थीं। शायद वो शमूना की खादमाएं थी। क्या करूं? क्या इन लड़कियों पर खुद को आया कर दूं? काम न बिगड़ जाए।
न जाने यहाँ कौन कौन हो, लेकिन बहरहाल मेरा राज खुल जाएगा। फिर क्यों ना मैं खुद ही इनसे मिल बैठूं। मुमकिन है मैं इन्हें मुतासिर कर सकूं। वो औरतें हैं और औरतों की दुखती रग से मैं बखूबी वाकिफ था। चुनाचे मैंने इस दूसरे गार में कदम रख दिया और दोनों मेरे कदमों की आहट सुनकर चौंक पड़ी। फिर उन्होंने मुझे देखा और उनके हल्क से अजीब सी आवाजें निकल पड़ी। उनकी आंखें खौफ से फैल गई थी। तब मैंने दोनों हाथ फैलाकर गर्दन झुका दी। क्या मैं ऐसी ही भयानक शक्ल हूं खूबसूरत लड़कियों कि तुम मुझे देखकर इस कदर खौफजदा हो जाओ? मैं बड़ी मुलायम आवाज में बोला और इस लहजे में इल्फाज का रद्द-ए-अमल साफ जाहिर हुआ। मुझे अफसोस है अगर मैं तुम्हारी परेशानी का बायस बना। मैंने कहा, लेकिन तुम कहां से आए हो मलका शमूना? वो सो रही है, गहरी और पुरसकून नींद। क्या मुकद्दस कालूस आजम ने तुम्हें भेजा है? नहीं, मैं उसकी इजाजत के बगैर आया हूं। मैंने कहा, ओह, लेकिन हमें इसकी सजा मिलेगी। यहाँ कालूस आजम के अलावा और कोई मर्द कदम नहीं रख सकता। यहाँ तक कि दूसरे मुकद्दस हैगे तक नहीं। खुद मलका की भी यही हदायत है। मेरे बारे में ना कालूस आजम को मालूम होगा ना मलका को। मैं तो तुम्हारे पास आया हूँ। हमारे पास? उन दोनों ने बैक वक्त कहा। हाँ, खूबसूरत लड़कियों में तुम्हें पसंद करता हूँ। मुझे तुम्हारे हुस्न ने इस कदर मुतासिर किया कि मैंने यहाँ आने का खतरा मोल ले लिया। ओह, मगर तुम हो कौन? हमने तुम्हें कभी नहीं देखा। तुम इन गारों से बाहर कब जाती हो? लेकिन मैं तसव्वुर में तुम्हें देखता रहा हूँ। मैंने कहा, मैं समझ गया कि लड़कियां मुझसे वाकिफ नहीं है, ना मेरी कहानी उनके कानों तक पहुंची है, वरना वो जरूर मुझे पहचान लेती। चले जाओ, तुम यहाँ से चले जाओ, वरना खतरे में पड़ जाओगे। एक लड़की ने कहा और मैंने अंदाजा लगा लिया कि मैं उसे मुतासर करने में कामयाब हो गया हूँ। चुनाचे मैंने आगे बढ़कर उन दोनों के हाथ पकड़ते हुए कहा, मैंने तुम्हारे लिए जिंदगी की बाजी लगा दी है और तुम मुझे इस तरह चले जाने का मशवरा दे रही हो, मगर हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं? वही लड़की बेचैनी से बोली। चल लम्हात मुझे खुद को प्यार कर लेने दो, इसके बाद मैं खुशी से जान दे दूंगा। मैंने एक जानिसार आशिक के अंदाज में कहा और दोनों लड़कियां आराम हो गई। उन्होंने परेशानी से एक दूसरे की तरफ देखा। कशका, देखो मलका सो रही है, एक लड़की दूसरी से बोली और दूसरी जल्दी से मलका के कार की तरफ चल पड़ी। पहली लड़की ने बाहर से दरवाजे की तरफ झांका था। हाँ, मलका सो रही है। कशका के चेहरे पर जज्बात लरज रहे थे। इधर भी कोई नहीं है, लेकिन हम इस अजनबी को कहाँ पोशीदा करें? क्या ये कालूस आजम की निगाहों से बच सकेगा? कुछ करना ही होगा, हम इसकी जिंदगी खतरे में भी नहीं डाल सकते। और प्रोफेसर खूब चक्कर चल गया था। मुझे यकीन था कि ये लड़कियां मुझे उम्दा मालूमात फराहम कर सकेंगी, लेकिन मसला ये था कि वो दो थीं और बैक वक्त इन दोनों को मुतमईन करना था। इसके लिए वक्त भी ज्यादा नहीं था। दोनों लड़कियों की निगाहों में मेरे लिए पसंदीदगी के जज्बात थे, लेकिन वो खौफजदा भी थी। उनकी कैफियत ऐसी ही थी जैसे किसी पसंदीदा शय को हासिल भी करना चाहती हूँ और उसके हसूल से खौफजदा भी हूँ। बहरहाल वो मुझे लिए हुए दूसरे गार में आ गई। ये एक छोटा सा गार था जो कोई खास हैसियत नहीं रखता था। यह हमारी रहाइश का है, लेकिन देवताओं के लिए। तुम यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना, वरना हमें जिंदगी से हाथ धोने पड़ेंगे। तुम यहाँ छुपे रहो, हम जरूरत की हर चीज तुम्हें फराहम कर देंगे। तुम्हारा शुक्रिया हसीन लड़कियों, मैं भूखा हूँ। मैंने कहा, कशका तुम इसके लिए खाना फराहम कर दो, मैं अपने फराइज अंजाम दूंगी। हाँ, अगर दरमियान में जरूरत हुई तो मैं तुम्हें आवाज दे लूंगी। पहली लड़की ने कहा, ठीक है, तुम बेफिक्र होकर चली जाओ आमोखा, मैं इसे कोई तकलीफ नहीं होने दूंगी, लेकिन ख्याल रखना तुम तनहा इसकी हकदार नहीं हो। मैं जानती हूँ, कशका ने कहा, लेकिन उसकी आंखों में पोशीदा चमक से मैं वाकिफ था। पहली लड़की उसे नहीं देख सकी थी, तो प्रोफेसर उस हसीन लड़की ने मेरे लिए उम्दा खुराक मुहैया की। वो बस मुझे देखे जा रही थी। मैं खामोशी से खाने में मशगूल रहा और वो मुझे घूरती रही। खाने से फारिग होकर मैंने उसकी तरफ देखा और वो मुस्कुरा थी। और किसी शय की जरूरत है? उसने पूछा। हाँ, बस तुम्हारी। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। वो जैसे इन अल्फाज के मुंतजिर थी। यूं समझो ये अल्फाज किसी स्प्रिंग का हुक थे जो निकल गए थे। वो उछलकर मेरी गोद में आ रही, उसने मेरी गर्दन में बाहें डाल दी। आह अजनबी, तू अब तक कहाँ था? कहाँ से आया? इतना मुख्तलिफ क्यों है? तूने हमें कहाँ देखा? ख्वाबों में हर रात मुझे तुम्हारा कुर्ब नसीब होता था, लेकिन आलमे होश में सिर्फ तुम्हारा तसव्वुर रह जाता था। बिलाखिर मैंने तसव्वुर को अमली जामा पहना दिया। ओह, कितनी हसीन बातें करता है, कैसे गर्म जिस्म का मालिक है तुम, और तेरे जिस्म की सुनहरी चमक दिल मोह लेने वाली है। मुझे खुद में जज्ब कर लिया अजनबी, मुझे अपने जिस्म में समोह ले कि मैं इसका एक जुज बन जाऊं। वो मेरे सीने से चिमटते हुए बोली, तेरा नाम कशका है ना? हाँ, और तू कौन है? मेरा कोई नाम नहीं है, तेरा जो दिल चाहे मुझे कह ले। मैंने भी उसकी गर्मजोशी से ही जवाब देते हुए कहा, और कशका पागल होगी। एन उसी वक्त पहली लड़की अंदर आ गई। उसने भूखी शेरनी की मानित कशका को देखा और चपट कर उसके बाल पकड़ लिए। मैंने तुझे मना किया था, वो हुर्राई। कशका सहम गई थी। उसने खौफजदा चिड़िया की मानित मेरे सीने में मुंह छुपाने की कोशिश की, लेकिन पहली लड़की ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। अगर मैं कालूस आजम पर तुम दोनों का राज फाश कर दूं तो क्या होगा? उसने कहा, लेकिन मैं उसका बाजू पकड़कर उसे खुद में घसीट चुका था। तुम रकाबत का शिकार ना हो, मैं कह चुका हूं कि मैं तुम दोनों को यकसा चाहता हूं। ये कैसे मुमकिन है अजनबी? ये कैसे मुमकिन है? पहली लड़की के जज्बात उभर आए। कशका ने उसे जगह दे दी थी। सब कुछ मुमकिन हो जाएगा, बस चंद साथ इंतजार कर। और प्रोफेसर उसने इंतजार किया और मैंने अपना वादा पूरा कर दिया। वो दोनों निहाल हो गई और अब उन्हें एक दूसरे से गिला नहीं था। दोनों ही खुश थीं। दोनों मेरे ऊपर परवाना वार निसार हो रही थी। तब कशका ही को एहसास हुआ और वो चौंकी। आमूका, उसने सहमे हुए लहजे में कहा, क्या बात है? दूसरी लड़की हर से बोली। हम अपना फर्ज भूल के, वहां कोई नहीं है।
ओह, अमूका भी उछल पड़ी। उसके बाद वो दोनों अपनी ड्यूटी पर भागी। मुझे उनकी बदहवासी पर हंसी आ रही थी। लड़कियों की यही कैफियत होती थी। मेरे आगे इसी तरह वो खुद को, माहौल को और फर्ज को फरामोश कर देती थी। मैं इंतजार करता रहा, तब अमूका मुस्कुराती हुई मेरे पास आई। देवताओं ने रहम किया, ना तो मलका शमूना जागी और ना ही कालूस आजम का इधर से गुजर हुआ। क्या कालूस आजम रोजाना यहाँ आते हैं? हाँ, रात को रोजाना, और कभी कभी दिन में भी। तुम्हारा नाम अमूका है ना? हाँ, अमूका। अब तुमने मेरे बारे में क्या सोचा? तुमने तो हम दोनों को पागल कर दिया है। अब तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी मुहाल है। क्या मैं ज्यादा दिनों तक यहाँ छुपा रहूंगा? हम तेरी हिफाजत जिंदगी से बढ़कर करेंगी। अगर शमूना को मेरे बारे में मालूम हो जाए, वो रहम दिले हमें माफ कर देगी। लेकिन कालूस आजम, लड़की के चेहरे पर खौफ के आसार फैल गए, लेकिन फिर वो मजबूत आवाज में बोली, कुछ भी हो, हम तुम्हारे लिए मरने को तैयार हैं। तुमने कहा था शमूना रहम दिले, बेहद मासूम, बेहद मेहरबान। मुझे यकीन नहीं है, यह हकीकत है। कालूस आजम यहाँ रोजाना क्यों आता है? मलका से मशवरे करने। इसके अलावा मलका के पास और कोई नहीं आता। रात को किस वक्त आएगा? चांद निकलने के बाद। क्या वो दोनों कहीं जाते भी हैं? हमें नहीं मालूम। क्या रात को भी तुम लोगों की ड्यूटी रहती है? इस वक्त वहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब कालूस आजम मलका के हजूर मौजूद हो। अमूका ने जवाब दिया और मेरे ज़हन में एक खलिश सी पैदा होगी। मैंने फैसला कर लिया कि इस वक्त इन दोनों को जरूर देखूंगा जब कालूस आजम वहां मौजूद हो। मैं इस खुफिया रास्ते से वाकिफ था जहाँ शायद ये लड़कियां भी नहीं जा सकती थी, लेकिन लड़कियों ने रात को कुछ और ही प्रोग्राम बनाया था। छुट्टी हुई तो उन्होंने बहुत से फल, मेवे और शराब गार में जमा कर ली, जिनकी रंगीनी को रात के हकीकी रंग में देखना चाहती थी। चुनाचे मुझे चालाकी से काम लेना पड़ा। जब शराब का दौर शुरू हुआ तो मैंने उन्हें बेतहाशा पिलाई, इतनी पिलाई कि वो मदहोश हो गई और फिर ऊंधी हो गई। अब उन्हें कुछ खबर नहीं रही थी, चुनाचे मैंने इन्हें इत्मीनान से लिटाया और खुद बाहर निकला। अब मैं उस खुफिया रास्ते की जानिब जा रहा था। गार के पोशीदा सुराग से मैंने अंदर निगाह डाली। दो लड़कियां शमूना का श्रृंगार कर रही थीं। शमूना खामोश बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर अजीब से तासरात थे जिन्हें मैं इस वक्त सही तौर से न समझ सका, लेकिन शमूना का हुस्न और पुरकार हो गया। बिलाशुबा ये हसीन लड़की कमसिन है और इसका हुस्न बेपनाह है। मैंने दिल में सोचा, बस चाहो अब चाहो तुम लोग। शमूना ने झुंझलाए हुए अंदाज में कहा और श्रृंगार करने वाली दोनों लड़कियां पीछे हटकी। फिर उन्होंने गर्दन झुकाई और उल्टी चलती हुई गार के दरवाजे से बाहर निकल गई। शमूना अब गार में तनहा थी। उसके चेहरे से अजीब सी बेजारी के आसार हवीदा थे, लेकिन इससे कबल के मजीद कुछ सोचता गार के दरवाजे में कालूस की खबीज शक्ल नजर आई और मैं संभल गया। मलका आलिया की खिदमत में सलाम थी, उसने कहा। शमूना भी संभल गई थी, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया था। तब कालूस आजम मक्कारी से बोला, सारहाना की अजीम। मलका के चेहरे पर कुछ कबीदगी के आसार नजर आ रहे हैं। तबीयत तो ठीक है? हाँ, हम ठीक हैं, मलका ने जवाब दिया। क्यों ना हम ताज़ा हवाओं और चांद की फरत बख्श रोशनी में गुफ्तगू करें? हम कहीं नहीं जाना चाहते, शमूना ने कहा। मलका की तबीयत तो मुझे गुफ्तगी पैदा हो जाएगी। कान आजम, हम कहीं नहीं जाना चाहते। इस इनकार की वजह पूछ सकता हूँ? कोई वजह नहीं। पसगारों में हमारा दिल नहीं लगता। हमें यह तन्हाई की जिंदगी पसंद नहीं है। हमारी जिंदगी में कोई नया पन नहीं। बस सोते रहे, जाग जाओ, पत्थर देखते रहो। हमारा दिमाग भी पत्थर होकर रह गया है। कुछ वक्त और बाकी है मेरी मलका। तुम्हारे बालिग होने की पहली निशानी ज़हूर में आ जाए, इसके बाद तुम खुद को तन्हा ना महसूस करोगी। इसके बाद तुम इस जिंदगी में पूरी पूरी दिलचस्पी लेने लगोगी। तुम जिंदगी के रमूज से आशना ही इस वक्त होगी। फिर ये माहौल तुम्हें बुरा नहीं लगेगा। फिर ये पत्थरों की दुनिया तुम्हें इस कदर वीरान नहीं नजर आएगी। तुम्हारी बातें हमारी समझ में नहीं आती कालूस आजम। मलका ने उलझे हुए लहजे में कहा, कभी आ भी नहीं सकती। जिंदगी के सबसे खूबसूरत रास्ते पर कदम पड़ जाने दो, इसके बाद सब कुछ समझ में आ जाएगा। कालूस आजम ने करिहा अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा।